हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज से हम एक नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। जो आपको पता होगा कि अब जल्दी रेलवे के एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो उसी से रिलेटेड हम जनरल नॉलेज की एक नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। तो आप ये देख सकते हैं, ये बुक है वाईसीटी की। उसकी जो जनरल नॉलेज की बुक है उसको मैं कंप्लीट आपको रिवाइज करवाऊंगा। तो आप हमारी इस सीरीज़ के साथ जुड़कर उसे कंप्लीट रिवाइज कर सकते हैं। एक दिन में हम लगभग 50 के आसपास जो पर्सन है उनको रिवाइज करेंगे। तो आज की जो हम शुरुआत करेंगे वो इतिहास से शुरुआत करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें टोटल जो पेज है इस जो बुक में वो आपके 736 पेज है। तो उनको सबको हम रिवाइज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो को। और इसमें जो सबसे पहले हम शुरू करेंगे वो इतिहास से शुरू करेंगे, भाग 1 से। इसमें सबसे पहले आएगा प्राचीन इतिहास और उसमें आएगा पाषाण काल। पाषाण काल में पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा पाषाण युग के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसका उत्तर है ताम्र पाषाण काल। यहाँ पर इसकी डिटेल दी गई है। पाषाण युग में मनुष्य पत्थर के औजारों का उपयोग करता था। पाषाण युग के 3 चरण पुरापाषाण, मध्यपाषाण तथा नवपाषाण है। पुरापाषाण युग नवपाषाण युग के बाद आरंभ हुआ, जिसमें मनुष्य तांबे के औजार का उपयोग करने लगा। लगभग 5000 ईसा पूर्व में मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया था। प्रश्न नंबर 2, भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी। तो इनकी जो खोज हुई थी वो 1957 और 58 में हुई थी। और भीमबेटका की गुफाएं भारत के मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। ये गुफाएं चारों तरफ से विंध्य पर्वतमाला से घिरी हुई है। यह एक पूरा पाषाणिक गुफा आवास है जिसकी निरंतरता मध्य ऐतिहासिक काल तक रही। इसकी खोज डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर द्वारा 1957-58 में की गई थी और वर्ष 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। प्रश्न नंबर 3, भीमबेटका के शैलाश्रय निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है। इसका उत्तर होगा डी, भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से। मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र में भोपाल के दक्षिण पूर्व में रायसेन जिले में अवस्थित भीमबेटका गुफाओं में मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों के प्रमाण मिले हैं। यद्यपि यहाँ अधिकांश चित्रकारी मध्य पाषाण युग की है, किंतु यहाँ उत्तर पाषाण, ताम्र पाषाण काल, प्रारंभिक ऐतिहासिक और मध्यकालीन युग के भी चित्र मिले हैं। प्रश्न नंबर 4, भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई जाती है। इसका उत्तर है आपका भीमबेटका। भीमबेटका भारत के मध्य प्रदेश प्रांत के रायसेन जिले में स्थित है। एक पूरा पाषाणिक आवासीय पूरा स्थल है जहां पर पाषाणकालीन शिला चित्रकारी पाई जाती है। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियां एवं सभ्यता के पाक ऐतिहासिक काल का कालानुक्रम है। तो ये आपका पहले आएगा पूरा पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। प्राग ऐतिहासिक काल से तात्पर्य इतिहास के उस युग से है जब मानव ने लिपि अथवा लेखन का विकास नहीं किया था और उसका जीवन पत्थरों के इर्द गिर्द सीमित था, इसलिए इसे पाषाण काल कहते हैं। इस पाषाण काल अथवा प्राग ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांट कर देखा जाता है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल तथा नवपाषाण काल। प्राचीन भारत का इतिहास है, जैसे कि प्राग ऐतिहासिक काल, इसको 3 भागों में बांटा है, प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। इनके जो लक्षण है वो है, जैसे प्रागैतिहासिक काल में जो लिखित साक्ष्य है वो उपलब्ध नहीं थे और पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध थे इसमें। और उदाहरण है पाषाण काल का, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। इसमें जो समय अवधि थी वो 5 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक थी। मध्य पाषाण काल में जो समय अवधि थी वो 9,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व। नवपाषाण काल की थी 7,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व। उसके बाद आदि ऐतिहासिक काल, इसके जो लक्षण है इसमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध है लेकिन इनकी लिपि पढ़ी नहीं गई और इनके उदाहरण है संधव सभ्यता। जो ऐतिहासिक काल है उसका लक्षण है पुरातात्विक एवं साहित्यिक साक्ष्यों के आधार पर निर्धारण। इसके बाद आती है आपकी सिंधु सभ्यता, इंडस सिविलाइजेशन। इसमें प्रश्न नंबर 6, सिंधु घाटी सभ्यता के समय में शिल्प निर्माण के लिए सीप कहाँ से प्राप्त किए जाते थे। तो वो नागेश्वर से किया जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता के समय में शिल्प निर्माण के लिए सीप नागेश्वर गुजरात से प्राप्त किए जाते थे। इस सभ्यता के विभिन्न स्थलों से कला के जो रूप प्राप्त हुए हैं उन्हें मोहर, मिट्टी के बर्तन, आभूषण, पक्की हुई मिट्टी की मूर्तियाँ आदि शामिल है। प्रश्न नंबर 7, सिंधु घाटी सभ्यता का निम्न में से कौन सा स्थल पंजाब में स्थित है। तो ये आपका रोपड़ स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता स्थल जो रोपड़ की खोज वो 1950 में बीबी लाल द्वारा की गई थी। यह स्थल पंजाब के रोपड़ जिला में सतलुज नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। प्रश्न नंबर 8, हड़प्पा की अधिकांश मानव मोहरें खालिस्तान नामक एक प्रकार के मुलायम पत्थर से बनी होती थी जो 2x2 विमा के साथ वर्गाकार आकृति का होता था तथा जिसका उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था। तो ये थी आपकी स्टेराइट की बनी हुई। हड़प्पा की अधिकांश मोहरों को सील खड़ी यानी कि स्टेराइट से बनाया जाता था, जो कि एक प्रकार की नरम पत्थर है। इसके अतिरिक्त
कांचली मिट्टी, चट, गोमेट मिट्टी आदि की मोहरें बनाई जाती थी। मानक मोहरें 2x2 आयाम के साथ चौकोर होती थी। इन मोहरों पर गणितीय चित्र होते थे जिनका उपयोग शैक्षिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था। सभी मोहरों में जानवरों की तस्वीर एवं चित्रम लिपि में लिखी होती थी। चित्रम लिपि जो कि अभी तक स्पष्ट नहीं हुई है, जिस पर मुख्यतः दर्शाए गए जानवर बाघ, हाथी, मृग, गैंडा, भैंसा, हिरन, खरगोश और बकरा थे। प्रश्न नंबर 9, धोलावीरा खालिस्तान राज्य में स्थित है, तो वो गुजरात में स्थित है। धोलावीरा गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ तालुका में स्थित पुरातात्विक स्थल है। इस स्थल की खोज 1968 में जगपति जोशी द्वारा की गई थी। यहाँ पाए गए कलाकृतियों में टेराकोटा मिट्टी के बर्तन, मोती, सोने एवं तांबे के गहने, जानवरों की मूर्तियाँ, उपकरण, कलश इत्यादि। जुलाई 2021 में यूनेस्को ने धोलावीरा को भारत के 40वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया है। इसे प्रतिष्ठित सूची में शामिल होने वाला सिंधु सभ्यता का भारत का पहला स्थल है। प्रश्न नंबर 10, धोलावीरा एक पुरातात्विक स्थान किस समयावधि से जुड़ा हुआ है, तो ये आपका सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ है। प्रश्न नंबर 11, मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार एक खालिस्तान विशाल था, तो ये एक आयताकार टैंक था। मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार एक विशाल आयताकार टैंक था। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था, जिसकी खोज राखलदास बनर्जी ने 1922 में की थी। यहाँ से एक सील में 3 मुख वाले देवता पशुपति नाथ की मूर्ति मिली थी। प्रश्न नंबर 12, वर्ष 1920-21 के आसपास किस नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला था, तो वो रावी नदी के किनारे मिला था। हड़प्पा शहर सिंधु सभ्यता का एक शहर है जो कि पाकिस्तान के मोंटोगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर वर्ष 1920-21 में खुदाई के दौरान मिला था। इसके उत्खनन दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स थे। प्रश्न नंबर 13, सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है, तो वो है मोहनजोदड़ो का। मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में अर्थ होता है मृतकों का टीला। यह दुनिया का सबसे पुराना नियोजित और उत्कृष्ट शहर माना जाता है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे परिपक्व शहर है जो सिंधु नदी के दाएं किनारे लरकाना जिले में स्थित है। इसकी खोज राखलदास बनर्जी ने 1922 में की थी। प्रश्न नंबर 14, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ है, तो इसका अर्थ है मृतकों का टीला। प्रश्न नंबर 15, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, तो वो सिंध में स्थित है। मोहनजोदड़ो की सिंधी भाषा में अर्थ होता है मृतकों का टीला। यह सिंध पाकिस्तान के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज 1922 में राखलदास बनर्जी ने की थी। यहाँ की शासन व्यवस्था राजतंत्र न होकर जनतंत्रात्मक थी। प्रश्न नंबर 16, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर विशिष्ट रूप से मनके बनाना, सिप काटना, धातु की वस्तुएं बनाना, मोहरे बनाना और तराजू का निर्माण करने के अधिकारियों के सहित शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित था, तो वो था चुनौदड़ो। मोहनजोदड़ो से 80 मील दक्षिण में स्थित चुनौदड़ो की खोज सर्वप्रथम 1931 में MG मजूमदार ने की थी। यहाँ संवर्धित संस्कृति के अतिरिक्त प्राक हड़प्पा संस्कृति जैसे झुक्कर एवं झाकर संस्कृत कहते हैं के अवशेष मिले हैं। यहाँ के निवासी कुशल कारीगर थे। इसका प्रमाण इस बात से मिलता है कि यह मन के सीप, मोहरे तथा मुद्रा बनाने में प्रमुख केंद्र था। यह एकमात्र स्थल है जहाँ पर वर्गाकार ईंटें मिली हैं। प्रश्न नंबर 17, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से किस स्थल को सबसे पहले खोज, तो वो हड़प्पा है। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हड़प्पा का उत्खनन 1921 में दयाराम साहनी द्वारा करवाया गया था। इस प्रकार इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया था तथा सभ्यता सिंधु नदी घाटी में फैली हुई थी, इसलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया। 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। प्रश्न नंबर 18, पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर मिली है, तो वो आपकी हड़प्पा में मिली है। हड़प्पा से प्राप्त पुरुष नृत्यक धड़ चूना पत्थर से बना हुआ था। वह दाहिने पैर के बल पर खड़ा है और बाएं पैर नृत्य की मुद्रा में ऊंचा उठा हुआ है। यह मूर्ति को नटराज के आदि रूप का घोतक माना गया है। इसकी ऊंचाई 7 से 8 इंच है। प्रश्न नंबर 19, इसमें से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया गया है, तो वो धोलावीरा है। हड़प्पा युगीन नगर धोलावीरा को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन ने वैश्विक धरोहर की सूची में शामिल किया है। यह गुजरात के रन ऑफ कच्छ में खादिर बेट द्वीप पर स्थित है। यह वैश्विक धरोहर की सूची में जगह बनाने वाला गुजरात का चौथा जबकि भारत का 40वां स्थल है। इसकी खोज 1968 में पुरातात्विक जगतपति जोशी ने की थी। प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है। उरुक सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, हड़प्पा, धोलावीरा, लोथल तथा राखीगढ़ी थे, जबकि उरुक एक सुमेरियन सभ्यता का शहर था।
सिंधु सभ्यता या हड़प्पा के प्रारंभिक स्थल सिंधु नदी के आसपास केंद्रित था, अतः इसे सिंधु सभ्यता कहा गया। भारतीय उपमहाद्वीपों में से यह एक प्रथम नगरीय क्रांति की अवस्था को दर्शाती है। प्रश्न नंबर 21, सिंधु सभ्यता में इनमें से किस स्थलों में जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं? तो वो धोलावीरा से मिले हैं। धोलावीरा गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है। इसकी खोज जेपी जोशी ने 1967 से 68 में की थी। यह नगर आयताकार बना था और यहाँ से एक विशाल जलाशय का साक्ष्य मिलता है। सुरकोटड़ा से कलश संवाधान के साक्ष्य मिले हैं। रोपड़ से सैलखिड़ी की मोहरे, मर्दभांड एवं कुल्हाड़ी आदि के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ के निवासी जल संचय की कौशल अभियांत्रिक कला से परिचित थे। प्रश्न नंबर 22, पुरातात्विक स्थल सुरकोटड़ा किस राज्य में स्थित है? वो गुजरात में स्थित है। सुरकोटड़ा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। इस स्थल से हड़प्पा सभ्यता के विस्तार के प्रमाण मिले हैं। 1996 में इस स्थल की खोज जगपति जोशी ने की थी। यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल और उनके राज्य दिए गए। तो धोलावीरा, लोथल, रंगपुर और सुरकोटड़ा ये गुजरात में स्थित है। आलमगीर उत्तर प्रदेश में, कालीबंगा राजस्थान में, मांडा जम्मू कश्मीर में, दामाबाद महाराष्ट्र में और रोपड़ पंजाब में। प्रश्न नंबर 23, 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया? तो वो रेम व्हीलर थे। रॉबर्ट एरिक मार्टिमर व्हीलर ने 1944 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के महानिदेशक का पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का प्रमुख कार्य राष्ट्रीय महत्व के प्राचीन स्मारकों तथा पुरातात्विक स्थलों और अवशेषों का रखरखाव करना है। ये सांस्कृतिक मंत्रालय के अधीन आती है। वर्तमान में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण की महानिदेशक वी विद्यावती है। प्रश्न नंबर 24, प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो की पहली बार खुदाई किस प्रख्यात भारतीय पुरातात्विद द्वारा की गई थी? तो वो आर.डी. बनर्जी द्वारा की गई थी। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत के ननकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज रखलदास बनर्जी ने 1922 में की थी। मोहनजोदड़ो का सबसे पुराना स्थल विशाल स्नानागार है। यह 11.88 मीटर लंबा और 7.01 मीटर चौड़ा तथा 2.43 मीटर गहरा है। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत विशाल अन्नागार है जो कि 45.71 मीटर लंबा और 15.23 मीटर चौड़ा है। यहाँ से प्राप्त अन्य अवशेषों में कांसे की नृत्यिका करती नारी की मूर्ति, योगी की मूर्ति, मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ, शिव की मूर्ति और घोड़े के दांत इत्यादि मिले हैं। प्रश्न नंबर 25, सिंधु घाटी सभ्यता खालिस्तान वर्ष पुरानी है और दक्षिण में गंगा घाटी के निचले क्षेत्रों व उत्तर में मालवा तक फैली है। तो ये 3000 ईसा पूर्व पुरानी है। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। इस सभ्यता का नामकरण हड़प्पा नामक स्थल जहां यह संस्कृति पहली बार खोजी गई थी के नाम पर रखा गया है। यह स्थल रावी नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी एवं माधव स्वरूप उद्वत्स द्वारा की गई थी। इस हड़प्पा स्थल की वर्तमान भौगोलिक स्थिति पाकिस्तान का मोंटगोमरी जिला है। इसका काल निर्धारण है जो एनसीईआरटी के तहत है वो 2600 से लेकर 1900 ईसा पूर्व के बीच में है। जो परिपक्व हड़प्पा संस्कृति का अस्तित्व मोटे तौर पर 2550 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच में रहा। रेडियो कार्बन यानी कि C14 जैसी नवीनिक विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता का सर्वमान्य तिथि 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व मानी जाती है। कुछ इतिहासकार सिंधु घाटी सभ्यता की तिथि 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व मानते हैं। प्रश्न नंबर 26, खालिस्तान का विकास 5000 BC से मालवा के दक्षिण की ओर तथा उत्तर की ओर गंगा की घाटी के पूरे तलहटी क्षेत्र में हुआ है। तो वो आपका है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का विकास 5000 ईसा पूर्व में मालवा के दक्षिण की ओर एवं उत्तर की ओर गंगा घाटी के तलहटी क्षेत्र में हुआ है। प्रश्न नंबर 27, हड़प्पा सभ्यता 2500 BC के आसपास विकास किया और आज इन्हें हम क्या कहते हैं? तो इन्हें पश्चिम भारत और पाकिस्तान कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता 2500 BC के आसपास विकसित हुई थी। इस सभ्यता का विस्तार पश्चिम और भारत और पाकिस्तान में है। हड़प्पा रावी नदी के तट पर है। पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में स्थित है। इसकी खोज सन 1921 में दयाराम साहनी एवं माधव स्वरूप उद्वत्स ने की थी। प्रश्न नंबर 28, भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है जो कि लगभग खालिस्तान अस्तित्व में आई थी। तो ये आपकी आई थी 2500 ईसा पूर्व में। प्रश्न नंबर 29, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो वो ईंटों के बने भवन थे। सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ईंटों के बने भवन थे।
यह विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं के में प्रमुख है। ईंटों का प्रयोग सभी हड़प्पा बस्तियों में किया गया था। इस समय की ईंट एक निश्चित अनुपात 4:2:1 में थी। प्रश्न नंबर 30, सिंधु घाटी सभ्यता है तो ये आपकी कांस्य युगीन सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। इस सभ्यता में पहली बार कांस्य धातु का प्रयोग किया गया था जो तांबे और टीन का मिश्रण था। सिंधु सभ्यता के 1400 केंद्रों को खोजा जा चुका है, जिसमें कि 925 केंद्र भारत में है। यह सभ्यता सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास विस्तृत थी। प्रश्न नंबर 31, सिंधु सभ्यता के लोग खालिस्तान बनाने के लिए तांबे और टीन को मिश्रित करते थे, तो वो कांस्य था। प्रश्न नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल नहीं है, तो वो आजमगढ़ नहीं है। सिंधु सभ्यता या संधव सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। संधव सभ्यता के प्रमुख स्थल निम्न है: मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चुनौदड़ो, लोथल, बनावली, धोलावीरा, राखीगढ़ी एवं कालीबंगा। अर्थात सिंधु सभ्यता में आजमगढ़ यूपी का कोई स्थान नहीं है। प्रश्न नंबर 33, मोहनजोदड़ो का नाम का अर्थ खालिस्तान के मुर्दों का टीला है, तो ये सिंधी भाषा का है। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। यह दुनिया का सबसे पुराना नियोजित एवं उत्कृष्ट शहर माना जाता है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे परिपक्व शहर है। प्रश्न नंबर 34, हड़प्पा के लोग निम्नलिखित भगवानों में से किसकी पूजा नहीं करते थे, तो वो विष्णु भगवान की पूजा नहीं करते थे। मोहनजोदड़ो की एक मोहर पर स्वास्तिक चिन्ह तथा एक त्रिमुखी पुरुष को सिंहासन पर योग मुद्रा में बैठे दिखाया गया है, जिसे कि शिव का आदि रूप माना जाता है। इसके दाएं तरफ हाथी एवं बाघ तथा बाएं तरफ गैंडा एवं भैंस का आंकलन है। हड़प्पा सभ्यता के लोग धरती को उर्वरती की देवी मानकर इसकी पूजा करते थे। पशु, पक्षी, जल, वृक्ष, सर्प, अग्नि आदि की पूजा भी हड़प्पा सभ्यता में होती थी। हड़प्पा सभ्यता के लोग भगवान विष्णु की पूजा नहीं करते थे। प्रश्न नंबर 35, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग खालिस्तान की पूजा करते थे, तो वो पशुपति, इसमें पशुपति आएगा। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग 3 मुख वाले देवता पशुपति की पूजा करते थे। यह मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली है। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता की भावचित्रात्मक लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। प्रश्न नंबर 36, किस वर्ष में जर्मनी और इटली के पुरातात्विदों के एक दल ने मोहनजोदड़ो की सतत अन्वेषण शुरू किया था, तो ये 1980 में किया था। वर्ष 1980 में जर्मन और इटली के पुरातात्विदों की संयुक्त टीम ने मोहनजोदड़ो के सतह अन्वेषण प्रारंभ किया था। 1986 में अमेरिकी दल द्वारा हड़प्पा के उत्खनन प्रारंभ किया गया था, जो कि 1990 ईस्वी में RS बिश ने धोलावीरा में उत्खननों को प्रारंभ किया था। प्रश्न नंबर 37, हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्सर देखा गया है, तो वो बैल था। हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मोहरें आयताकार, गोलाकार, वर्गाकार एवं बेलनाकार थी। इन मोहरों पर हाथी, गैंडा, बाघ, बकरी एवं बैल जैसे पशुओं की आकृति विद्यमान थी। हड़प्पा सभ्यता की मोहरें मध्य एशिया के उम्मा और उर शहरों में तथा इसके साक्ष्य मोहनजोदड़ो, लोथल तथा कालीबंगा से मिले हैं, जिससे इसके व्यापारिक कार्यकल्पों का बोध होता है। प्रश्न नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है, तो वो मांडा है। जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के दाएं तट पर स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का मांडा स्थल शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है, जबकि बालाकोट से बहुताई में सीप की बनी चूड़ियों के टुकड़े प्राप्त हुए तथा चौंदड़ों से वर्ताकार ईंटें प्राप्त हुई है। नागेश्वर से शंख की बनी वस्तुएं, चूड़ियाँ, करछियाँ तथा पच्चीकारी की वस्तुएं प्राप्त हुई है। इसके बाद आपकी वैदिक सभ्यता शुरू होती है। वैदिक सभ्यता, इसमें प्रश्न नंबर 39, ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं, जिन्हें 10 पुस्तकों में वर्गीकृत किया गया है, जिन्हें खालिस्तान के नाम से जाना जाता है, तो ये मंडल के नाम से जाना जाता है। ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं, जिन्हें कि 10 पुस्तकों में वर्णित किया गया है, जिन्हें मंडल के नाम से जाना जाता है। बृहदारण्यक, मुंडक और त्रैत्रिक निम्नलिखित में से किस श्रेणी के धार्मिक ग्रंथों के उदाहरण हैं, तो वो आपके उपनिषदों के उदाहरण हैं। बृहदारण्यक, मुंडक और त्रैत्रिक उपनिषद श्रेणी के धार्मिक ग्रंथों के उदाहरण हैं। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। पुराणों की संख्या 18 है, जिसमें कि मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन है। प्रश्न नंबर 41, हिंदू धर्म में खालिस्तान देव को पौधों के स्वामी, रोगों के उपचार और धन के दाता माना जाता है, तो वो सोम को माना जाता है। हिंदू धर्म में सोमदेव को पौधों का स्वामी, रोगों का उपचार और धन का दाता माना जाता है। वरुण को समुद्र का देवता, विश्व के
नियामक सत्य के प्रतीक, ऋतु परिवर्तन के देवता के रूप में माना जाता है। हिंदू धर्म में उषा की भोर की देवी माना गया है। यम को मृत्यु का देवता माना जाता है। प्रश्न नंबर 42, निम्न में से कौन सा हिंदू धर्म की प्रमुख दार्शनिक विचारधारा है? वैशेषिक है। हिंदू धर्म की प्रमुख दार्शनिक विचारधारा वैशेषिक दर्शन है। वैशेषिक दर्शन का प्रवर्तक कणाद मुनि को माना जाता है। इस दर्शन के सिद्धांत न्याय दर्शन के सिद्धांत के समान ही है। वैशेषिक दर्शन का मुख्य उद्देश्य बाह्य जगत की व्यापक समीक्षा करना है। वैश्विक दर्शन में न्याय दर्शन के 16 तत्वों की अपेक्षा केवल 7 तत्वों को स्वीकार किया गया है। प्रश्न नंबर 43, निम्नलिखित में से किस वेद को कर्मकांड ग्रंथ के रूप में जाना जाता है? तो आपका यजुर्वेद है। यजुर्वेद को कर्मकांड ग्रंथ के रूप में जाना जाता है, जो कि बलिदान धर्म की स्थापना करता है। इसे यज्ञवेद भी कहते हैं। इसके पाठ्यकर्ता को अथर्वणवेद कहा जाता है। इसमें यज्ञों के नियम, विधि विधानों का संकलन तथा बलिदान विधि का वर्णन मिलता है। यह एक ऐसा वेद है जो कि गद्य और पद्य दोनों में है, जबकि ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और लगभग 10,600 ऋचाएँ हैं। इसकी ऋचाएँ को पढ़ने वाले ऋषि को होतृ कहते हैं। सामवेद में यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं का संकलन है। इसके पाठ्यकर्ता को उद्गात कहते हैं तथा अर्थवेद अथर्वा ऋषि द्वारा रचित है, जिसमें कि कुल 7,031 सूक्त और 6,000 मंत्र है। प्रश्न नंबर 44, यजुर्वेद खालिस्तान से संबंधित है। तो ये आपका यज्ञ के अनुष्ठानों से संबंधित है। यजुर्वेद का संबंध यज्ञ के अनुष्ठानों तथा मंत्रों के संग्रह से है। 4 वेदों ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद में यजुर्वेद तीसरा वेद है। यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, कृष्ण यजुर्वेद तथा शुक्ल यजुर्वेद। प्रश्न नंबर 45, यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं? तो उसकी 2 शाखाएं हैं, जिसमें कि शुक्ल यजुर्वेद तथा कृष्ण यजुर्वेद। यजुर्वेद की 85 शाखाओं की चर्चा मिलती है, किंतु आज उनमें से केवल ये 4 उपलब्ध है। कंठ और कपिस्थल शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखाएं तथा कृष्ण यजुर्वेद की शाखाएं कणव और मध्यंदिनी। प्रश्न नंबर 43, वैदिक ग्रंथों के अनुसार संग्रहित्री का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है कोषाध्यक्ष यानी कि खजांची। वैदिक ग्रंथों के अनुसार संग्रहिणी का अर्थ होता है खजांची। प्रमुख वैदिक ग्रंथों में 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। 8 ब्राह्मण ग्रंथ है, 7 आरण्यक और 12 प्रारंभिक उपनिषद आते हैं। प्रश्न नंबर 47, हिंदू धर्म पुरुषार्थ जीवन के लक्ष्य के माध्यम से जीवन में पूर्ण भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। निम्न में से कौन सा एक पुरुषार्थ नहीं है? तो इसका उत्तर आएगा सत्तव। प्राचीन काल में मनुष्य के उद्देश्यपूर्ण जीवन को व्यतीत करने के हेतु आश्रम व्यवस्था का निर्धारण किया था। निर्धारित आश्रम व्यवस्था की सफलता पुरुषार्थ पर निर्भर करती थी। ये पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष है। इन्हें चतुर्वर्ग भी कहा जाता है। पुरुषार्थ के अंतर्गत मनुष्य भौतिक सुखों का उपभोक्ता करते हुए धर्म का भी समान रूप से अनुसरण करके मोक्ष का अधिकारी होता था। अतः दिए गए विकल्प में से सत्व पुरुषार्थ नहीं है। प्रश्न नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है? तो ये आपका पिटक है। वेद हिंदू धर्म के आधारभूत ग्रंथ है, जिनकी 4 शाखाएं ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। इन सभी वेदों में ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद है। चारों वैदिक संहिताएं तथा इनके ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद मिलाकर वैदिक साहित्य कहलाते हैं। जबकि पिटक बौद्ध धर्म की प्रमुख पुस्तक है। बौद्ध धर्म में पिटकों का वेदों के समान ही महत्व है। पिटक 3 है, विनय पिटक बौद्ध धर्म एवं संघ के नियमों का संकलन, सूत पिटक बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का संकलन और अभिधम पिटक, इसमें दार्शनिक क्रियाकलापों की व्याख्या की गई है। प्रश्न नंबर 49, हिंदू धर्म में इनमें से किस देवता को सर्जनकर्ता माना जाता है? तो ये आपका ब्रह्मा है। हिंदू धर्म में सर्जनकर्ता का देवता ब्रह्मा को माना जाता है। भगवान विष्णु को इस सृष्टि के संचालनकर्ता के रूप में तथा भगवान शिव को सृष्टि के विनाशक के रूप में जाना जाता है। प्रश्न नंबर 50, ऐत्रेय उपनिषद खालिस्तान के ऐत्रेय आरण्य की दूसरी पुस्तक के चौथे, 5वें और 6ठे अध्याय से संबंधित है और इसे सबसे पुराना उपनिषद माना जाता है। तो वो ऋग्वेद है। ऐत्रेय उपनिषद ऋग्वेद के ऐत्रेय आरण्यक की दूसरी पुस्तक के चौथे, 5वें, 6ठे अध्याय के से संबंधित है और इसे सबसे पुराना उपनिषद माना जाता है। ऋग्वेद 10 मंडल, 1028 सूक्त और लगभग 10,600 ऋचाएँ हैं। इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होतृ कहते हैं। इस वेद से आर्यों के राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है।
तो मैंने इसमें से आपको 50 सवाल रिवाइज करवा दिए हैं और जो आगे के 50 सवाल हैं वो हम कल करेंगे। ऐसे ही करते करते हम इसे पूरी कंप्लीट पुस्तक को रिवाइज कर लेंगे। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वहाँ पर हम जो नवीन सर की प्रैक्टिस सीरीज चल रही है एसएससी के लिए, उसके नोट्स भी डालते हैं और उनमें भी रिवाइज करवाते हैं। तो वो भी आप हमारे हमारे चैनल पर देख सकते हैं और उनकी पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और जो भी इसमें इंप्रूवमेंट करना है उसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी या थोड़ी भी हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।